क्या कर रहे थे वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही हम लोग AMU BHU और जामिया के भी एंट्रेंस की तैयारियां कराते हैं। वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैसेज भी करें अगर कुछ जानना समझना चाहते हैं तो। हम लोग कर रहे थे फिज़िक्स क्लास 12 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कई सारे लेक्चर हो गए थे। आगे हम लोग चल रहे हैं और अगला जो टॉपिक है वो करने जा रहे हैं। अगला टॉपिक है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, तो ये हम लोग करने जा रहे हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर of matter and de Broglie equation। ठीक है ना, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट मैटर। ठीक है ना, क्या दे रखा है इसमें? अभी हमने बताया था लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, लाइट वेव नेचर भी होता है, लाइट पार्टिकल नेचर होता है। लाइट के पार्टिकल को हम बोलते हैं फोटोन। फोटोन का जो एनर्जी होता है उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा एनर्जी होगा। ये हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था और उसका एप्लीकेशन भी देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। कितनी बात सुन में आगे दे रखा है इसमें। ये एक चीज़ और देखा गया कि जो फोटोन है उसका जो मास कैलकुलेट किया गया तो क्या देखा कि जो मास है फोटोन का वो मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है। डी ब्रॉगली 1924 में इस बात पे इम्फेसाइज दिया कि अगर फोटोन जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है ड्यूअल नेचर रखता है, यानी फोटोन वेव नेचर भी है पार्टिकल नेचर भी है। अब पूरे दुनिया ने उसको एक्सेप्ट किया है वेव एंड पार्टिकल का। तो एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास फोटोन के बराबर है वो सिर्फ पार्टिकल कैसे हो सकता है? उसमें भी वेव नेचर होना चाहिए। अच्छा, ये भी देखा गया है कि यूनिवर्स में, इस कायनात में, इस यूनिवर्स में एक सिमेट्री भी है। ठीक है, जैसे अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, ठीक है, अमीर है तो गरीब भी है। एक सिमेट्री भी देखा गया है, कुदरत ने सिमेट्री बना के रखा है। तो उस पे भी डी ब्रॉगली को ये लगा कि एक तो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी होना चाहिए क्योंकि उसका मास फोटोन के मास के बारे है, और चूँकि सिमेट्रिकल होता है यूनिवर्स में बहुत सारी चीज़ें जो है सभी चीज़ें सिमेट्री है। उस सिमेट्री के हिसाब से अगर फोटोन वेव पार्टिकल दोनों है तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल वेव भी हो सकता है, तो उसका वेव होना चाहिए। और वेव का अगर कोई वेव है तो उसका वेवलेंथ कितना होगा? कोई भी वेव होता है तो वो लहराते हुए चलता है। अगर ट्रांसवर्सल वेव होगा तो वो क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में चलेगा। अगर ट्रांसवर्सल वेव होगा तो कुछ इस तरह से वो क्रेस्ट ट्रफ के फॉर्म में चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है इसको वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक है ना, क्रेस्ट टू क्रेस्ट। ठीक है ना, ये ऊपर वाला पीक को क्रेस्ट कहते हैं, नीचे वाला पीक को ट्रफ कहते हैं। ठीक है ना, तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट का जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होता है, या ट्रफ टू ट्रफ कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस था वो भी वेवलेंथ होता है। तो बताया क्या कि जब भी कभी वेव होगा तो उसका वेवलेंथ भी होगा। तो डी ब्रॉगली ने 1924 में उन्होंने एक वेवलेंथ का रिलेशन निकाला इलेक्ट्रॉन के लिए।
डी ब्रॉगली ने, ठीक है। तो डी ब्रॉगली, ठीक है, डी ब्रॉगली, ठीक, derive a relation of wavelength, a relation of wavelength, ठीक है ना, a relation of wavelength associated with electron, ठीक है ना, एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स। इस वेवलेंथ को निकालने के लिए दो कंसेप्ट जो है उसको यूज़ किया गया, या यूँ कह सकते हैं कि इस ज़मीन पे दो चीज़ें हैं जो गवर्न कर रहा है, रूल कर रहा है। एक है मास और दूसरा है एनर्जी, ठीक है। एक मास है और एक एनर्जी है। ये दो चीज़ें हैं जो इस अर्थ पे, पूरे अर्थ के सिस्टम पे कंट्रोल कर रहा है। लोग या तो मास यूज़ करें, या मास है, या मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, या एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है। आइंस्टीन का रिलेशन है, एक जानते हैं, मास कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू मास, ठीक है। और उसका आइंस्टीन ने रिलेशन दिया इज इक्वल टू mc², ठीक है। क्या दे रखा है? आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्या दे रखा है? E इज इक्वल टू mc²। ये आइंस्टीन का दिया हुआ है। किसी भी मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना एनर्जी बनेगा? E इज इक्वल टू mc²। इसे मास एनर्जी रिलेशन बोलते हैं, मास एनर्जी रिलेशन बोलते हैं। मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है। क्या बताया कि आइंस्टीन का ये रिलेशन, ये भी बहुत पॉपुलर रिलेशन है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि मास कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू मास। ये आइंस्टीन का रूल है कि दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं या तो मास है या एनर्जी है, और यही पूरे अर्थ के पूरे सिस्टम को गवर्न कर रहा है, उस पर रूल कर रहा है। आगे बताते हैं हम, ठीक है। मास एनर्जी रिलेशन कहलाता आइंस्टीन का बहुत बड़ा ये कंसेप्ट है मास एनर्जी रिलेशन का। इसमें क्या है? ई है, ई एनर्जी है, एम मास है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और क्या बताया है? ये रिलेशन तो निकाला गया है न्यूक्लियर रिएक्शन से। न्यूक्लियर रिएक्शन जानते हैं, रिएक्शन इन विच अनस्टेबल न्यूक्लियाई ब्रेक अप और गिव some mass is converted into energy and that energy is equal to mc²। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, होता है ना, फ्यूज़न एक फिशन होता है। तो बताते हैं कि अनस्टेबल न्यूक्लियर जो ना टूटते हैं, चाहे फिशन में या फ्यूज़न में, उसमें कुछ मास जो है ना एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तो मास थोड़ा भी हो ना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी बनेगा। कैसे? क्योंकि सी जो ना वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला होता है, वैल्यू दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी बात में? तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू m, सी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है ना। E इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 10⁻16 इंटू m, ये मास है, ये मास यहाँ ले लेते हैं, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एनर्जी हो जाएगा। इसको जूल भी लिख सकते हैं, एनर्जी को जूल भी लिखते हैं, क्योंकि ये जो मास है केजी में है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे मास हो जाए ना, ये केजी में है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जूल में एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है। इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू m इंटू 9 × 10⁻16 जूल। अब देखिए ये कितना बड़ा वैल्यू है, बहुत बड़ा वैल्यू है।
थोड़ा सा मास भी अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो तब भी बहुत एनर्जी। तो ये जो रिलेशन यूज़ किया गया न्यूक्लियर फिशन या फ्यूज़न रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज़ किया गया इक्वेट कराने के लिए कि कितना मास अगर कन्वर्ट होता है एनर्जी में तो कितना एनर्जी बनेगा। तो ये इसका रिलेशन दे रखा है। ये जो है मास एनर्जी रिलेशन को यूज़ किया किसने? डी ब्रॉगली ने। ठीक है, मास एनर्जी रिलेशन को आइंस्टीन ने दिया था कि कितना मास, थोड़ा सा मास अगर कन्वर्ट होता है एनर्जी में तो कितना एनर्जी बनेगा, E = mc²। ऐसे ही एक प्लैंक्स ने भी दिया था, मैक्स प्लैंक्स ने भी दिया था, एनर्जी एसोसिएट विद फोटोन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। एंड एनर्जी का कितना वैल्यू हो जाएगा अगर हम लोग फोटोन के रेस्पेक्ट में लेंगे तो E = hν, है ना। इधर से हम लोग थोड़ा सा मिटा देते। ये हमारा एक रिलेशन था, इक्वेशन नंबर 1। एनर्जी एसोसिएट विद photons is given as A is equal to hν। न्यू जो है ना फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन चूंकि हमें इसमें वेवलेंथ का एक कंसेप्ट चाहिए तो हम लोग न्यू को किससे चेंज कर सकते हैं? hc/λ, ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्या समझ में आई? ये भी एनर्जी का रिलेशन है मगर फोटोन के हिसाब से है, और ये भी एनर्जी का रिलेशन है लेकिन मास के हिसाब से है। तो मास और एनर्जी यानी फोटोन को अगर मिलाया जाए तो दोनों ये एनर्जी जो है ना बराबर ही होगा। एक फोटोन को सपोज करो, क्योंकि फोटोन का मास भी होता है, एनर्जी भी होता है फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो मान लो एक फोटोन को मास लेके मास से एनर्जी ले और उसी फोटोन का वेव से यानी कि पार्टिकल ले तो उसका हमारा फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में उसका एनर्जी होगा। तो उसका एनर्जी प्लैंक कांस्टेंट के हिसाब से E निकाल सकते हैं। तो फोटोन का मास से वो एनर्जी और वेव के हिसाब से ये एनर्जी, मगर है दोनों फोटोन का ही, तो हम लोग ये दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। कितनी बात सुने? क्या दे रखा ये कि अगर हम लोग इसको देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है, ये सब मिटाते हैं इसको। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिलेगा? hc/λ इज इक्वल टू, ये हम लोग चाहें तो mc² ले ले, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर वो वैल्यू डाल देंगे तो वो बाद में डाल देंगे हम लोग। यहाँ देखिए c से c कैंसिल हो जाएगा, इसका पावर, ठीक है ना, ये c से इसका पावर कैंसिल होगा, लैम्डा यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चलाएगा, तो क्या होगा? देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा वहाँ जाके h/mc। ये m है मास एंड c है वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग c वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी वेव ले रहे हैं, हम लोग लाइट का वेव नेचर ले रहे हैं, तो इसका वेवलेंथ एसोसिएट विद फोटोन्स इस तरह से दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग फोटोन पे ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कितनी बात सुने? तो क्या बताया कि जो वेवलेंथ होगा कितना हो जाएगा, ये डी ब्रॉगली ने ड्राइव करके दिया है, ये डी ब्रॉगली ने ड्राइव करके दिया है। द वेवलेंथ associated with photon is given as lambda is equal to h/mc, lambda is equal to h/ momentum। कितनी बात सुनी? m इंटू सी यानी मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम कहलाता है। ये तो हमारा फोटोन के हिसाब से है,
लेकिन फोटोन का जो मास होता है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही होता है। अगर हम लोग इसी वेवलेंथ को मटेरियल से जोड़ दिया जाए तो यही जो इक्वेशन होगा वेवलेंथ ऑफ द मटेरियल पार्टिकल। ठीक है, क्या बताया? डी ब्रॉगली derive the wavelength of material। ठीक है ना, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। यहाँ पे मटेरियल भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं, फॉर इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हैं। ठीक है ना, लैम्डा वेवलेंथ जो है h प्लैंक कांस्टेंट होता है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या किसी मटेरियल का मास होता है, एंड वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी, मूविंग बॉडी। तो ये रिलेशन ड्राइव करके लाए डी ब्रॉगली ने। ठीक है, कि कोई भी बॉडी पार्टिकल जो इसका मास होता है अगर वो मूव करे तो उसका वेवलेंथ भी होता है, और कितना वेवलेंथ होगा इसका रिलेशन ड्राइव किया। नोट करिए, इससे पहले थोड़ा बंद करिए। ये डी ब्रॉगली का वेवलेंथ है, इक्वेशन भी कहलाता है, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन भी कहलाता है। इसे हम लोग दोबारा से लिखते हैं, देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हमें समझ में आता है वो देखते हैं। डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, ये कब की बात है? ये 1924 की बात है। ये अभी इसके 100 साल पूरे नहीं हुए, क्योंकि 2022 में है। ठीक है ना, ये 24 में 100 साल इस कंसेप्ट के पूरे हो जाएंगे, 2 साल बाद। ठीक है, इस कंसेप्ट के 100 साल पूरे हो जाएंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। क्या बताया ये इक्वेशन में कि लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अगर मान लो कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट, ठीक है, देन v इज इक्वल टू 0। और अगर हम लोग नीचे यहाँ पे v लेंगे तो m इंटू वी, m इंटू 0 0 हो जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू h/0। ठीक है ना, और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आ जाता है, नॉट डिफाइन आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? ये इन्फिनिटी आ जाएगा, या नॉट डिफाइन भी कर सकते हैं, ND, नॉट डिफाइन भी होता है। तो क्या बताया कि कोई भी जो बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसमें कोई भी वेवलेंथ नहीं है। ठीक है ना, उसका डिफाइन भी नहीं कर सकते, क्या है कितना है, कुछ नहीं कर सकते। तो वेवलेंथ किस कंडीशन में एसोसिएट होगा किसी बॉडी के अंदर? जब वो मूव कर रहा होगा, जब भी कोई बॉडी मूव करेगा, मोशन में होगा, उसी वक्त उसके अंदर वेव नेचर होगा, वेवलेंथ भी उसका होगा। रेस्ट वाले बॉडी में किसी में भी वेवलेंथ नहीं होता। कितनी बात सुन में? आगे चले। अब क्या बताया कि यहाँ पे दूसरा कंडीशन ले रखा है, ये सेकेंड कंडीशन, कि अगर ये मोमेंटम ज़्यादा हुआ, तो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, और मोमेंटम कम हुआ तो वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा। तो हियर वेवलेंथ एंड मोमेंटम, wavelength and momentum m into v are inversely proportional। ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी मोमेंटम ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, और मोमेंटम कम हुआ तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दे रखा है इसमें
वेवलेंथ जो है और मोमेंटम, अगर हम चाहते हैं कि वेवलेंथ बड़ा हो, ये हम चाहते हैं कि वेवलेंथ बड़ा हो, तो ये छोटा होना चाहिए। इसे छोटा होने के लिए पूरे वैल्यू को या तो मास कम हो, ठीक है, या वेलोसिटी कम हो, ठीक है, या दोनों ही कम हो। कितनी बात सुनिए। लेकिन आमतौर पे जो मास है, इलेक्ट्रॉन का ही मास बहुत छोटा मानते हम लोग। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे छोटा होता है, उसके बाद तो जितने भी हैं सबके मास ज़्यादा ही होते हैं। तो किसी भी बड़े से बड़े बॉडी को या छोटे से छोटा बॉडी हो, सब में वेवलेंथ होगा अगर वो वेलोसिटी में है तो। लेकिन अगर मास छोटा हो और वेलोसिटी भी छोटा हो तो ये मोमेंटम एज ए होल छोटा हो जाएगा, तो वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा। कितनी बात सुनिए। वेवलेंथ मास छोटा हो, या अगर मास बड़ा है तो वेलोसिटी बहुत ही कम हो जाए, ठीक है ना। इक्वल टू एच, पी इज इक्वल टू एम इन टू वी, ठीक है ना। ऑन कर देना। क्या बताया कि वेवलेंथ एंड मोमेंटम का प्रोडक्ट प्लैंक के बराबर होता है। जितना ज़्यादा ये मोमेंटम होगा उतना कम वेवलेंथ होगा, ठीक है। और अगर मोमेंटम कम हुआ तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चूँकि ये मटेरियल से अटैच है तो इसको मटेरियल वेव भी बोलते हैं, ठीक है ना। वो जैसे था लाइट वेव था, फोटोन वेव था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, जैसा भी सी वाला दे रखा था। ये जो हमारा वेवलेंथ होता है H/mc, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ भी कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्योंकि वो लाइट है उसमें, लेकिन इसमें मटेरियल है इसमें, तो इसको लैम्डा को बोलते हैं मटेरियल वेवलेंथ। मटेरियल वेवलेंथ, ठीक है। मैटर के प्रॉपर्टी से अटैच है ये। आगे चले, ये हमारा दे रखा मटेरियल वेवलेंथ, ठीक है ना। क्या बताया डी ब्रॉगली ने, ये इक्वेशन ड्राइव किया, इसको प्रूव किया, और इसके बाद इनको 1929 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इसी इक्वेशन के बेस पे इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, ठीक है ना। 1920 इसी कंसेप्ट पे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इस कंसेप्ट पे इनको नोबेल प्राइज़ मिला। क्योंकि इसके आगे जो रखा डेविसन एंड जर्मर, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कंसेप्ट को यानी वेव नेचर ऑफ मैटर को वेरीफाई कर दिया, प्रूफ कर दिया कि एक मैटर जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है या कोई मास जो है, उसके अंदर वेव नेचर होता है, ठीक है ना। तो डेविसन एंड जर्मन ने एक एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई किया कि जो इलेक्ट्रॉन का जो वेव होता है, जैसे ये है ना मास, अगर इलेक्ट्रॉन का कम हुआ, ठीक, बहुत कम होता है, तो जो वेवलेंथ होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ होता है कितना होता है उसे कैलकुलेट करके निकाला भी और बताया भी डेविसन एंड जर्मन ने कि कोई भी मास है उसके अंदर वेवलेंथ होता है। उसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। यानी डी ब्रॉगली ने जो एक कंसेप्ट बताया था, उस कंसेप्ट को सपोर्ट मिला डेविसन एंड जर्मन से, ठीक है ना। और उसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, वो एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे थोड़ा सा अभी आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आगे का टॉपिक बता रहा हूँ क्या। डी ब्रॉगली gave the equation of matter wave, material wave. लेटर बाद में डेविसन एंड जर्मन, later Davison and Germer prove the concept of wave nature of matter, ठीक है ना।
वेव नेचर ऑफ मैटर। जो डी ब्रॉगली का कंसेप्ट था उसी को इन्होंने वेरीफाई किया, प्रूफ करके दिखाया कि मैटर वेव नेचर होता है, वेव होता है। और उससे क्या हुआ कि डी ब्रॉगली के कंसेप्ट को एक सपोर्ट मिल गया, और सपोर्ट मिलने की वजह से उसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया भी, नॉट ओनली स्टेटमेंट बल्कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाया भी कैसे होता है डिफ्रैक्शन प्रोसेस का, और इस तरह के कई सारे करने का। तो वो एक अलग से एक एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट है, हम बताएंगे उसे आगे की क्लास में। लेकिन इससे क्या हुआ कि डी ब्रॉगली का वेव कंसेप्ट जो था कि इलेक्ट्रॉन का या कोई भी मास है उसमें उसका वेवलेंथ होगा अगर वो मोशन में हो तो हर मास जो मूविंग है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका वेवलेंथ होता है। ठीक है ना। तो ये दे रखा हमारा